प्यारे भैया बहनों, मैं मजदूर हूँ पाठ के इस तीसरे भाग में पुनः आप सभी का स्वागत है। इस पाठ का पहला दूसरा वीडियो मेरा बन चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया दोनों वीडियो आप लोग देखें। तो मजदूर आगे अपनी व्यथा का बखान करते हुए, अपने कार्य को गिनाते हुए कहता है कि अफ्रीका के जंगलों से बनैली हालत में डाके चोरी साजिश द्वारा मैं खींच ले जाया गया। एक दूर की अजनबी अनजानी दुनिया में समुंदर पार, पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाटी न थी। मैंने वहां भी गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काट कर संसार को अघा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर फिर वहीं उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की, जहां एक एक गांव नगर की संख्या बसी। मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। मजदूर कहता है कि अफ्रीका के जंगलों से बनैली हालत, बनैली मतलब जंगली हालत में, मैं अफ्रीका के जंगलों में जो उस समय काम करता था, वहां से मैं जैसे था वैसे ही मुझे अनेक प्रकार के डाके डालकर चोरी करते हुए साजिश के द्वारा मुझे खींच कर ले जाया गया। कहाँ? एक दूर की अनजानी दुनिया में, जिस दुनिया को मैं जानता भी नहीं था, जहां मैं कभी गया नहीं था, उस दुनिया में मुझे समुद्र को पार करके जाना पड़ा। अनेक साजिश के तहत मुझे ले जाया गया। मैंने वहां भी काम किया, पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाटी न थी। मैं तो मजदूर हूं कि यह मेरा स्वदेश है, मेरा देश है या यह विदेश है, ऐसी मेरे हृदय में भावना नहीं थी। मैं तो मजदूर हूं, मैं तो बंधा हुआ हूं। मुझे तो बस काम करना है। जहां भी मुझे काम कराया जाए मैं वही काम करता हूं। इसलिए मजदूर कहता है कि स्वदेश विदेश की परिपाटी न थी। मेरे मन में ऐसी कुछ भावना नहीं थी कि यह मेरा देश नहीं है। मुझे तो जिस स्थान में काम करने के लिए कहा जाता है, मैं उसी स्थान में काम करता हूं। मैंने वहां भी गोरी दुनिया का पेट भरा। गोरी दुनिया, गोरी दुनिया से मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर गोरे रंग की दुनिया से मतलब नहीं है। यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है। जहाँ मुख्य अर्थ का बोध ना हो करके उससे संबंधित अर्थ का, लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति आता है। तो यहाँ पर गोरी दुनिया का अर्थ है यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा गए थे। आप लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़े होंगे। वहां मजदूरों को काले कुली कहकर पुकारते थे। तो काले कुली, हमारे देश के जो मजदूर वहां काम करने जाते थे उनको काले कुली कहकर पुकारते थे। तो महात्मा गांधी तो गए थे, लेकिन उसके पहले भी हमारे देश के जो मजदूर थे वहां काम करने जाते थे, मजदूरी करने। वहां उनको ले जाया जाता था जबरदस्ती और उनको काले कुली कहा करके बोलते थे, अपमान करते थे। क्योंकि हमारा देश एक उपनिवेश था ना विदेशों के लिए, तो वहां हमें काम कराया जाता था। वहां कहता है मजदूर कि मैंने वहां भी काम किया, पेट भरा, अपना पेट काट कर। मैंने वहां भी गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काट कर मैं स्वयं भूखा रहा। मुझे अपनी भूख की चिंता न रही। संसार को अघा देने वाली उपज के बीच भूखा रहकर मैं संसार के लोगों को तृप्त किया। हर प्रकार के फसलों का उत्पादन किया, लोगों की भूख को मैंने शांत किया, लेकिन खुद भूखा रहा। फिर वहीं उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की। ऐसे लोगों के लिए आसमान चूमने वाली गगनचुंबी इमारतें मैंने ही खड़ा किया, जहां एक एक गांव नगर की संख्या बसी। अनेक गांव और नगर बस गए और मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया जो ऊंचे महल में रहते हैं, जिनके लिए मैंने गगनचुंबी इमारत बनाया, वहां निवास करने वाले लोग आज मुझे हे दृष्टि से देखते हैं, मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इसके हृदय में, इन लोगों के हृदय में मेरे लिए कोई भी सम्मान की भावना नहीं है। मैं जमीन को खोदकर
उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। अर्थात मजदूर कहता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, जो बंजर भूमि है वहाँ भी मैं फसल उगाता हूँ, जोत बोकर सोना उगलने के लिए मजबूर करता था। वहाँ सोना खुद मेरे लिए ना था, वह सोना, समझ चाहता हूँ, वह सोना खुद मेरे लिए ना था, मेरे लिए सोना आँख था। यहाँ पर सोना किसे कहा गया है? तो बच्चों, जब किसान मजदूर फसल उगाते हैं और फसल में जब बालियाँ आ जाती है, इस बालियाँ को देखना, बाली को बहुत सुनहरे रंग का, धान की जो बाली होती है, गेहूं की जो बाली होती है, वो सुनहरे रंग की होती है। और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? किसानों की जो फसल है, मजदूर की फसल, उसको सोना कहा गया। किसानों के लिए तो उनका फसल ही क्या है? सोना है। जो असली सोना है उसको किसान नहीं जानते हैं, लेकिन किसानों के लिए सोना क्या है? जो खेत में किसान फसल उगाते हैं, वही फसल जो है किसानों के लिए सोना है। लेकिन मजदूर कहता है कि यह जो सोना जो मैं अथक परिश्रम से उगाता हूँ, यह सोना मेरे लिए नहीं होता है। मेरे लिए सोना आँख था, जिसे छूकर मुझे सूल की नोक पर चलना होता। ये सोना मेरे लिए क्या था? आग के समान था। अगर इसमें से मैं थोड़ा बहुत भी मैं अपने लिए मान लो रख लेता, तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाता था, अर्थात मालिकों के द्वारा मुझे कष्ट दिया जाता था। जिस सोना को मैं उगाया, जिस फसल को मैं उगाया, वह मेरे लिए नहीं होता है। मुझे उस फसल को काट कर, दाव उसाकर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। किसान क्या करता है? फसल को काटता है, उसे मींजता है, उसे साफ करता है। इतना करने के बाद भी मजदूर कहता है कि मुझे अन्न का एक दाना भी वहाँ से नसीब नहीं होता है। मुझे उस फसल को काट कर, दाव उसाकर राशि कर देना। यहाँ पर देखिए, राशि यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है। राशि का अलग अलग अर्थ आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन राशि कर देना का अर्थ है यहाँ पर ढेर कर देना। किसान मजदूर फसल काट करके, उसा करके ढेर कर देते हैं, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। अगर एक दाना भी मैं अपने लिए निकाल लिया तो वो कहना चाहिए मौत का हुक्म था। मालिक मौत का आदेश देते थे। तिल तिल करने का, उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। जिस फसल को उगाने के लिए मजदूर दिन रात एक कर देता है, तिल तिल कर देता है। तिल तिल यहाँ पर लिखने का तात्पर्य है, तिल से तेल निकालना कोई आसान चीज़ नहीं होता है, वैसे ही फसल उगाना भी कोई आसान चीज़ नहीं होता है। तो तिल तिल करने का, जिसके लिए मैंने तिल तिल कर मेहनत किया, उन पीड़ाओं को जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए, जिस फसल को उगाने के लिए मुझे कई पीड़ा सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, और मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए। मनुष्य अपने मस्तिष्क से, अपने बुद्धि से जो अनेक प्रयास करता है फसल उगाने के लिए, हाँ, मुझे उस कटे खेत की जमीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था। अर्थात मजदूर कहता है कि जैसे चिड़िया जो है फसल कटने के बाद वहाँ जो अन्न के कण जो पड़े रहते हैं, गिरे रहते हैं, उसको चिड़िया जो है चुनता है और अपने भूख को शांत करता है। उसी प्रकार से चिड़ियों के समान मैं भी उस खेत में जो अन्न के दाने पड़े होते थे, उसे बीन कर ही अपनी भूख को मिटाता था। मुझे उस कटे खेत की जमीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था। मैं जो फसल उगाया वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, और खेत में जो दाने पड़े हैं उसी को इकट्ठा कर करके, बीन करके मैं अपने सुधा को शांत करता था। जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की, जहाँ पर कभी कोड़ों की चोट सीने में झेलते, मतलब अनेक कष्ट सहते हुए, अनेक दुख को झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी कि मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों को चुन लूं। क्या मैं इसीलिए उस खेत में काम किया कि आज मुझे चिड़ियों के समान उस मिट्टी में जो अन्न के कण पड़े हैं उसको मुझे चुनना पड़े? और जब ऐसा मैं करता था तब कनाद का तप मैंने पूरा किया।
बच्चों, कनाद कौन है? कनाद एक महान भारतीय ऋषि है। कनाद के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। तो कनाद एक ऋषि थे। वायु पुराण में उनका जन्म स्थान वर्तमान गुजरात के प्रभास पाटन को बताया गया है। भौतिक विज्ञानवादी दर्शन के आत्मदर्शन की विचारों को वैशेषिक दर्शन के रूप में उन्होंने सबसे पहले सूत्र रूप में व्यक्त किया था। कनाद के बारे में और भी आप सर्च कर सकते हैं। अपनी भारतीय ऋषियों के बारे में हमें जानना चाहिए। तो कनाद कौन थे? एक ऋषि थे। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो खेत में जो अन्न पड़े रहते थे, अन्न के दाने जो पड़े रहते थे, उसे वो एकत्रित करता था और उसे एकत्रित करके उसी अन्न के कण से वो भोजन की अपनी व्यवस्था करते थे। ऐसे महान त्यागी तपस्वी कनाद ऋषि भारतीय ऋषि थे। ऐसे ऋषियों पर हमें गर्व है। तो कनाद के बारे में जानिए। कनाद कौन है? एक भारतीय ऋषि जो भूमि पर गिरे अन्न के कणों को एकत्र करके स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। हाँ, मैं उस जमीन के साथ बंधा जरूर था। उस जमीन की तरह मैं भी निरीह था। जमीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ मैं जानवरों के बिक जाता था। मजदूर कहता है कि मैं उस जमीन के साथ बंधा जरूर था, बोलते हैं। अर्थात जो स्थिति जमीन की है वही स्थिति मेरी भी थी। जैसे जमीन को बेच दिया जाता है तो उस जमीन के साथ मुझे भी बेच दिया जाता था। उस जमीन की तरह मैं भी निरीह था। निरीह मतलब जैसे जमीन की कोई इच्छा नहीं होती है, जमीन को मालिक जैसा चाहे बेच सकता है, जैसा चाहे जमीन को उपयोग कर सकता है, उसी प्रकार से जमीन के समान मुझे भी अमीर लोग, मालिक लोग मेरा उपयोग करते हैं। जमीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ मैं जानवरों की बिक जाता था। जमीन के साथ जैसे जानवरों को बेच देते हैं और उस जानवरों के साथ सामान मुझे भी बेच दिया जाता था। इतना मैं निरीह प्राणी था। ना जमीन को अपनी उपज खाने का हक, ना मुझे। जैसे जमीन को अपनी उपज को खाने का हक नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। जमीन तो उस जमीन में जो उत्पादन होता है उसको जमीन उसका भोग नहीं करता है। वैसे ही जमीन के समान ही मुझे भी मेरे स्वयं के द्वारा, मेरे स्वयं की मेहनत से जो मैं अन्न का उत्पादन करता हूँ उससे भी मुझे उपयोग करने का हक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, जमीन और ये मजदूर दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। दोनों को एक समान यहाँ निरीह बताया गया है कि जैसे जमीन की कोई इच्छा नहीं होती है वैसे मजदूरों की भी कोई इच्छा नहीं होती है। प्राचीन काल से ही मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी। जैसे मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे साथ भी मालिकों का ऐसा ही व्यवहार रहा है। प्राचीन ऋषि तक के जानवरों की ही भांति मुझ पर दया करने की ताकीद की थी। प्राचीन ऋषि तक ने क्या ताकीद? कि गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुण होने की हिदायत देते हुए, आदेश देते हुए चौपायों के साथ रखा। उसे गृह के सभी जनों के साथ 2 चौपायों की साम्राज्ञी होने का आशीर्वाद दिया। क्या? कि साम्राज्ञी द्विपदस चतुष्पदः। बताइए, यहाँ पर जो ऋषि हुआ करते थे वो ऋषि गृहिणी जो वहाँ की जो मालिकिन हुआ करती थी उनको ऐसा हिदायत देते थे कि तुम ये जितने भी 2 पैर वाले और 4 पैर वाले यहाँ पर जीव हैं, प्राणी हैं, उनके तुम मालिक हो। तो जैसा व्यवहार 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों के साथ किया जाता था वैसा ही व्यवहार मजदूर कहता है कि मेरे साथ किया जाता रहा है। आगे मजदूर कहता है कि जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर। कस्बे और नगर का निर्माण कैसे हुआ है? जंगल को मजदूरों ने ही काटा है।
और उस जंगल को काट करके गांव, कस्बे और शहर का निर्माण हुआ है। मैं भूमि के साथ बिकता रहा, फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जन संकुल नगर बनाए, जिनमें कारखानों, मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं लगा। उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन मैं पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता, तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी, न मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों की। अपनी सरकार के प्रति मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। तो प्यारे बच्चों, मजदूरों के साथ जैसा व्यवहार होता रहा है, अपनी व्यथा को मजदूर यहाँ पर खुलकर प्रकट किया है कि मैं इतना जो कार्य करता हूँ, जंगल काट कर मैंने गांव बनाया, कस्बा बनाया, है ना, भूमि के साथ मुझे भी बेच दिया गया। धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, जिनमें कारखाने, मिलों का दैत्य कोलाहल साथ धुआं उगलने लगा। मैं कल कारखाने में भी कार्य किया, वहाँ जो धुआं निकलती है, काली मटमैली धुआं निकलती है, जहाँ सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे वातावरण, ऐसे फैक्ट्रियों में मैं काम करता हूँ। उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन मैं पसीना बहाता रहा। वहाँ की काले काले जो धुआं है, उसको मैं सांस लेता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं कई बार अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता है। ये स्थिति मजदूरों के साथ होती बच्चों। जब मजदूरों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो मजदूरों के साथ आज कोई नहीं होता है, रजिस्टर से उनका नाम काट दिया जाता है। उनकी पूछ परख करने वाला मिल मालिक नहीं होते हैं। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता, तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी। मेरा मृत्यु की जवाबदारी कोई नहीं लेते हैं, न मेरे बाल बच्चों की। मेरे मर जाने के बाद मजदूर कहता कि बाल बच्चों की भी कोई पूछ परख नहीं होती है। न मालिक ध्यान देते हैं और न ही सरकार। मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू और मिल ये क्या है देखिए। तो मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक हैं, न्यायविद तथा उपन्यासकार थे। उन्होंने शक्तियों की पृथक्करण का सिद्धांत दिया। वे फ्रांस के ज्ञानोदय के प्रख्यात प्रतिनिधि माने गए। और मिल, J.S. मिल एक सामाजिक दार्शनिक थे। ये व्यक्तिगत अधिकारों व स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ऑन लिबर्टी इनकी प्रमुख पुस्तक थी। आपकी पुस्तक में निचले भाग में मॉन्टेस्क्यू और मिल के बारे में दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल कागजी कार्यवाही होती रही और मेरे बाल बच्चों का ना तो पूछ परख हुआ और न ही मेरा, मतलब परिवार जो है, उस समय जब ऐसी घटनाएं घट जाती है तो अस्तित्वहीन हो जाती है। कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है और हमारा जो नाम निशान है वह मिट्टी में मिल जाता है।